नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं किरण भारद्वाज। इस बार जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि बारिश खूब हो रही है और बारिश के साथ एक चिंता हर साल होती है और इस साल भी होनी शुरू हो गई है कि बारिश के आने पर मच्छर बढ़ जाते हैं। जैसे ही बारिश की शुरुआत होती है, जगह जगह पानी भरता है और अनुकूल स्थिति बनती है मच्छरों के पनपने के लिए। तो अगर बचाव की बात करें तो सभी के लिए ये जानना ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति को, समाज को और सभी को मिलकर मच्छरों को रोकने में किस तरह के योगदान देने चाहिए। ये बात भी सच है कि मच्छर अब से नहीं, वो इस पृथ्वी पर तब से हैं जब से यहाँ इंसान भी नहीं था। और ये बात भी सच है कि हर साल बारिश के बाद मच्छरों का प्रकोप इस तरह होता है कि लोग मच्छरों को देखते ही डरने लगते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कहा यह भी जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान भी शायद मलेरिया की वजह से मरा था। लेकिन बात अलेक्जेंडर की नहीं, बात हमारी और आपकी। हमारे घरों में या हमारे दफ्तरों में या हमारे आसपास जब भी मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है तो हम जानते हैं कि कभी ये मलेरिया के तौर पर, कभी डेंगू, और पिछले साल से लेकर अब तक बहुत से लोग जो चिकनगुनिया से पीड़ित हैं वो जानते हैं कि इसका दर्द कैसा होता है। मच्छर बढ़ रहे हैं, मच्छरों से कैसे निपटा जाए ये बहुत ज़रूरत है आज समझने की। क्योंकि इस मौसम या इसके बाद जब भी किसी को बुखार होता है तो मन में बस यही डर रहता है कि ये डेंगू है, मलेरिया या फिर चिकनगुनिया। कैसे पहचान हो सकती है और फिर उसके बाद प्रबंधन के तौर पर क्या किया जाएगा। हर व्यक्ति सोचता है जिसे इस तरह का बुखार होता है कि क्या प्लेटलेट चढ़वाना पड़ेगा या फिर अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। लेकिन विशेषज्ञ इस पर क्या कहते हैं ये समझेंगे कार्यक्रम में कि किस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है और कब उसको घर पर ही मैनेज किया जा सकता है। बहुत ज़रूरत है जानकारी लेने की और ये समझने की कि किस तरह के बदलाव आते हैं बरसात के मौसम में और क्यों बढ़ता है मच्छरों का पनपना। बरसात के मौसम में मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बारिश के कारण जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, साथ ही वातावरण में आर्द्रता का अधिक स्तर और गर्मी। ऐसा होने से मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल स्थिति बन जाती है। इस मौसम में ज्यादातर बीमारियों के फैलाने का कारण मच्छर ही होते हैं। मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, जापानी बुखार और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। डेंगू और चिकनगुनिया वायरस के कारण होने वाली बीमारियां हैं। मच्छर जब संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वायरस मच्छर के शरीर में पहुंच जाता है और मच्छर संक्रमित हो जाता है। जब यही संक्रमित मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वायरस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। संक्रमित मच्छर के काटने के बाद कुछ ही दिनों में व्यक्ति में बीमारी के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। डेंगू के मरीजों में अक्सर प्लेटलेट चढ़ाने और अस्पताल में भर्ती होने को लेकर काफी जोर और चिंता रहती है, जिसके कारण अस्पतालों में रोगियों की कतारें बढ़ती हैं और विशेषज्ञों का काम मुश्किल हो जाता है। लेकिन अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता कुछ ही मरीजों को होती है। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के अधिकतर मामलों में सही प्रबंधन किया जाए तो व्यक्ति घर पर ही ठीक हो जाता है। गंभीरता बढ़ने पर ही व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाने की जरूरत होती है। बुखार के दौरान और उसके बाद आराम करना, आहार पर ध्यान देना और तरल पदार्थ पर्याप्त मात्रा में लेना जरूरी होता है। गंभीर लक्षण होने पर जरूरी है कि लापरवाही न की जाए और विशेषज्ञ को तुरंत दिखाएं। मच्छरों के काटने से बचने के लिए सावधानी रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने घर और उसके आसपास पानी जमा न होने दें जिससे मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। तहजीब हाफी का एक शेर है, वो ये कहते हैं, मैं कि कागज़ की एक कश्ती हूँ, पहली बारिश ही आखिरी है मुझे। बारिश में जिस तरह से मच्छर बढ़ते हैं, एक बात ज़रूर ध्यान में रखने की है कि दुनिया भर में 3,500 से ज़्यादा मच्छरों की प्रजातियां हैं और काटने वालों में सिर्फ और सिर्फ मादा मच्छर ही काटते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन मच्छरों से बचा जा सकता है। हम बहुत से ऐसे कदम उठा सकते हैं, अपने आसपास मच्छरों को पनपने न दें तो शायद डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और कई बीमारियों से हम अपना बचाव कर सकते हैं। कैसे, आइए समझते हैं विशेषज्ञों से।
इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है। तो आइए उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव सिन्हा, ही इज़ प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। डॉक्टर गीता दुग्गल कंपानी, कंसल्टेंट एंड प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल, एंड डॉक्टर पीके सेन, डायरेक्टर नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। जाहिर तौर पर जब बात आती है मच्छरों की तो सभी लोगों को डर तो ज़रूर लगता है और साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो आज हम आपको पूरे 1 घंटे के कार्यक्रम में विस्तार से बताएंगे कि अगर आपको बुखार होता है जो डेंगू, चिकनगुनिया या फिर मलेरिया हो तो आपको प्रबंधन कैसे करना है, बचाव के लिए क्या करना है और ख़ास तौर पर क्या योगदान देना है जिससे मच्छर न हो और इन बीमारियों से बचा जा सके। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर संजीव सिन्हा, हम आप ही से ये समझने की कोशिश करें, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा तो है, लेकिन अब आप ज़रा अपनी जानकारी से हमें ये बताएं कि बरसात आते ही क्या मच्छरों के काटने से जो बीमारियां होती हैं क्या उनमें इजाफा हुआ है, बढ़ रहे हैं वो रोग? हाँ, ये जो पहले मैं ये बताना चाहूँगा, वेक्टर बोर्न डिजीज़ेस, इसमें जो नॉर्थ इंडिया में मेनली चिकनगुनिया, डेंगू फीवर और मलेरिया, ये 3 कॉमन बीमारियां हैं जो हम लोग देखते हैं इस एरिया में। और मैं बताना चाहूँगा, ये जैसे ही ये बारिश का सीज़न आता है और पानी भर जाता है जगह जगह, तो ये मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के केसेस हॉस्पिटल में आना शुरू हो जाते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जो डेंगू की प्रॉब्लम है, ये इसका जो मच्छर है ये फ्रेश वाटर में ब्रीड करता है और घर के अंदर ज़्यादा ब्रीड करता है जी। तो ये हमें बताने की ज़रूरत है दर्शकों को कि आप अपने घर में, ये जो मच्छर है ये खुले पानी में ब्रीड करता है, फ्रेश वाटर में ब्रीड करता है, डे बाइटर होता है और जनरली मल्टीपल टाइम बाइट करता है। तो हमें ख्याल रखना है कि घर के अंदर जो है बर्तन हम ढक कर रखें, कूलर्स में पानी फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहें और उसे ढक कर रखें। और ये भी देखा गया है छोटे छोटे से जो बर्तन होते हैं वो खुले अगर रखे हुए हैं उनमें पानी है तो उसमें भी ये मच्छर ब्रीड कर सकता है जी। तो बहुत सावधानी और सतर्कता बरतने की ज़रूरत होगी इन दिनों और तकरीबन ये कहा जाए कि आने वाले समय में भी। डॉक्टर सेन, आपसे ये समझें कि पिछले वर्ष हमने देखा चिकनगुनिया के मामले कुछ ज़्यादा हुए, इस साल कुछ शुरुआत से ही बारिश थोड़ी सी ज़्यादा भी है और कुछ पहले से भी हो रही है। तो पूरे देश की अगर बात करें तो आपको आने वाले दिनों के लिए क्या खतरा लग रहा है और प्रिपेयर्डनेस के तौर पर कितनी ज़्यादा सावधानी और प्रयास करने की ज़रूरत आपको लगती है? अभी हम इसे देखेंगे तो डेंगू 2015, 2016 इसमें 1 लाख के ऊपर कॉन्फर्म केस ऑफ डेंगू था पूरा देश भर जी। 2016 में दिल्ली में डेंगू से इन कंपैरिजन टू डेंगू चिकनगुनिया केसेस ज़्यादा था। इस साल में 2017 का अभी तक बात करेंगे तो इस साल में डेंगू थोड़ा पहले ही आ गया है। डेंगू का केसेस आने शुरू हो गया फ्रॉम द मंथ ऑफ फरवरी, जो यूजुअली होता है मई जून से हम लोग का पूरा कंट्री में इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा है जो शुरू ज़्यादा आ रहा है, अभी तक ऐसे अबाउट 18,000 डेंगू केसेस अभी रिपोर्टेड है। तो इसमें से हाफ ऑफ द केसेस केरला से रिपोर्टेड हुआ है। डेथ भी है इसमें कुछ, एक डेथ बहुत कीमती है, लेकिन जो 20 डेथ्स अभी तक रिपोर्टेड हुआ है डेंगू का, उसमें 16 केसेस है केरला में जी। तो इस साल में जो हम लोग पिछले साल में देख रहे थे डेंगू केस 1 लाख है, लास्ट ईयर में 1,30,000 था, इसी साल में लग रहा है थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा जी। डॉक्टर गीता कंपानी, एक जो महत्वपूर्ण बात है जो अभी डॉक्टर सेन ने बात कही, पिछले साल इन्होंने कहा कि चिकनगुनिया के मामले ज़्यादा थे। एक और बात थी जो अमूमन लोगों से बात करके पिछले साल के अगर अनुभव की हम बात करें, बहुत से लोग टेस्ट कराते थे, डेंगू भी नहीं था, चिकनगुनिया भी नहीं था, लेकिन लक्षण चिकनगुनिया जैसे थे, वही सारी चीज़ें थी। तो क्या वो स्थिति को ज़रा स्पष्ट करेंगी आप कि दरअसल हुआ क्या था और इस साल अभी तक क्या अनुभव है? देखिए, लास्ट ईयर हमारे पास चिकनगुनिया के रिलेटिवली केसेस ज़्यादा आए थे। इनिशियली
शुरू में बताना बहुत मुश्किल है कि ये डेंगू है कि चिकनगुनिया है, लेकिन चिकनगुनिया के पेशेंट्स में बुखार दोनों पे बहुत होता है, लेकिन चिकनगुनिया के पेशेंट्स में जोड़ों में जो दर्द है वो प्रिडोमिनेंट होता है, वो मेन सिम्टम होता है और जोड़ों की दर्द ज़्यादा होती है। डेंगू के पेशेंट्स में बॉडी एक, मसल्स में पेन ये ज़्यादा होती है। लास्ट ईयर रिलेटिवली हमारे पास चिकनगुनिया के मरीज़ ज़्यादा आए थे। इस बार मरीज़ बस अभी आने शुरू हो रहे हैं, लेकिन अभी तक जो हम ट्रेंड देख रहे हैं ज़्यादा डेंगू के पेशेंट ही थोड़े बहुत जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं। चिकनगुनिया का अभी कोई ऐसा खास पेशेंट आया नहीं है, लेकिन ये टेस्ट करके ही बताया जा सकता है इनिशियली। और मैं यही कहूँगी कि इनिशियल जैसे पेशेंट को बुखार होता है तो वो सरकारी डिस्पेंसरी में जाए, वहाँ पे मलेरिया का टेस्ट और डेंगू का टेस्ट NS1 एंटीजन डे 1 पे हो जाता है। चिकनगुनिया जानलेवा नहीं है, इसका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव अगर आना है तो हफ्ते भर बाद आता है और वो हफ्ते भर बाद मरीज वैसे ही उसके सिम्टम्स ठीक हो गए। तो उसमें कोई वैसे जल्दी करने की जरूरत भी नहीं है, जरूरत चिंता वहाँ है जहाँ मलेरिया या डेंगू होगा, खासकर डेंगू, बिकॉज इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जी डॉक्टर संजीव सिन्हा, जब भी किसी व्यक्ति को इस मौसम में बुखार होता है तो डर ज़रूर हो जाता है कि क्या होगा, डेंगू है, मलेरिया है या चिकनगुनिया है, कैसे जाने, अब आगे का प्रबंधन क्या होगा, ऐसे तमाम जो प्रश्न हैं वो उसके मन में ज़रूर उठते हैं। अब बुखार हुआ, बहुत तेज़ बुखार है, कितने दिनों तक इंतज़ार करें कि आज पहले दिन बुखार है तो जाँच करवा ली जाए, क्या रेकमेंड करते हैं आप? देखिए, जैसे मैं एक चीज़ और ये बताना चाहूँगा कि डेंगू का बुखार जो होता है उसमें हाई ग्रेड फीवर होगा और साथ में आँखों के पीछे भी दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, हाथ पैरों में दर्द हो सकता है, साथ में रैशेस हो जाते हैं। और ये शुरुआती दौर से ही हो जाता है। ये विदिन 2-3 डेज ये सारे सिम्टम आ जाते हैं। मलेरिया में जो होता है ये रैशेस जनरली नहीं देखे गए हैं। मलेरिया में जो एक होता है कि देयर आर 3 स्टेजेस, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड स्वेटिंग। तो उसमें मलेरिया में जब कोल्ड स्टेज होगा तो जाड़ा दे के बुखार आएगा, और फिर हॉट स्टेज होगा उसमें हाई ग्रेड फीवर होगा और हेडेक होगा, वोमिटिंग हो सकती है और साथ में स्वेटिंग होगी उसमें। तो इस तरह का बुखार होता है और उसमें रैशेस नहीं देखे जाते हैं। तो एक तो ये डिफरेंस, क्लिनिकल डिफरेंस डॉक्टर कर लेता है। फिर इमिडिएटली जो भी आपको है इमिडिएटली अपने डॉक्टर से मिलना है, पास के अस्पताल में जाना है, और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले दिन ही हम टेस्ट कर सकते हैं कि मलेरिया है या डेंगू है और हम उसके बेसिस पे आगे डिसीजन ले सकते हैं। डॉक्टर सिन्हा, ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को डेंगू और चिकनगुनिया या डेंगू और मलेरिया एक साथ हो जाए? बिल्कुल होता है, ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसमें दोनों होते हैं। जैसे ये दोनों अलग अलग मच्छरों से होता है। एनाफिलीज मच्छर से होता है हमारा मलेरिया, और एडिस इजिप्टाई मच्छर है उससे डेंगू बुखार होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है इस मौसम में दोनों मच्छर होते हैं, बारिश में दोनों मच्छर पाए जाते हैं। तो ऐसे भी कुछ केसेस देखे गए हैं जिसमें दोनों बीमारियां देखी गई हैं, और उन बीमारियों में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसीलिए हम इनिशियल फेज में ही इन बीमारियों का टेस्ट कर लेते हैं और रूल आउट कर देते हैं कौन सी बीमारी है और उसका इलाज तुरंत शुरू कर देते हैं। और आपने बताया कि जो एडीज है उससे डेंगू होता है और एडीज से ही चिकनगुनिया भी होता है। तो एडीज पर बहुत नजर रखने की जरूरत है। और एडीज से मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, एडीज 4 बीमारियां करता है। एडीज जीका भी करता है, एडीज येलो फीवर भी करता है, जीका भी उसी से होता है। जीका भी उसी से होता है। जो जी हाँ, जीका वायरस की जितनी बात होती है वो भी मच्छर से ही हो रहा है। मच्छर से ही होता है। अच्छा, अब देखिए साहब, मच्छर एक वेक्टर है। जी जी। तो डॉक्टर अनिल जैन हैं ये, इनका हमें मैसेज आया है, शायद पिछले कार्यक्रम में भी जो हमने किया था तब भी इनका यही सवाल था। वो पूछते हैं, वही समस्या है कि हम इसे डेंगू कहें कि डेंगू कहें। कुछ विज्ञापनों में हम डेंगू पढ़ते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है डेंगू से या डेंगू से? आप में से कोई विशेषज्ञ कहना चाहेगा डेंगू है कि डेंगू है, या दोनों ही ठीक हैं? मरीज का इलाज होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। डेंगू हो या डेंगू, मरीज को समझना चाहिए कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और इसका कैसे इलाज है। बाकी इलाज सही होना। आप डेंगू कहते रहिए या डेंगू कहते रहिए, लेकिन इलाज होना बहुत जरूरी है। हिंदी में हम डेंगू कहते हैं और इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन डेंगू है। डेंगू। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और एक ही बात समझने की कोशिश करते हैं कि जब बात आती है, अभी डॉक्टर सिन्हा ने बताया कि जो एडीज है वो दिन में काट रहा है,
तो मच्छरों के काटने के पैटर्न पे ज़रा थोड़ी सी, अगर मलेरिया है तो क्या हम ये मान लें कि जो भी मच्छर रात में काटेगा वही मलेरिया करेगा? लोगों को अगर दिन में मच्छर नहीं सताते तो वो निश्चिंत हो सकते हैं कि उनको ना डेंगू होगा ना चिकनगुनिया। डॉक्टर कंपानी, ये सताने से नहीं होता है। दिन में मच्छर जो ईडीज मॉस्किटो है वो दिन में ज़्यादा काटता है, तो हम यही एडवाइस देंगे कि आप फुल स्लीव्स डालें। अच्छा। और अगर जैसे सनस्क्रीन लगाते हैं तो सनस्क्रीन सनस्क्रीन पहले लगाएं, रिपेलेंट बाद में लगाएं। रिपेलेंट्स जो लगाते हैं सबसे ऊपर की परत होनी चाहिए, रिपेलेंट की सबसे ऊपर की परत होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको दिन में सता रहे हैं, ये सताने वाली बात नहीं होती है। तो काटने से मतलब है मच्छर को, तो सताने से मतलब यही है। अब मच्छर और कैसे सताएगा सिवाय कान पे भिनभिनाने के और काटने के। डॉक्टर सेन, एक महत्वपूर्ण बात, अब आप लोग सब विशेषज्ञ कहते हैं कि जो दिन में काटता है, जो एडीज है वो दिन में ही काटेगा और जो एनोफिलीज है वो रात में काटेगा, लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि एडीज का जो मच्छर रात को नहीं काटेगा? इतना क्लासिफिकेशन क्या हम बिल्कुल इसको कह सकते हैं प्रामाणिकता के साथ? इसे तो स्पेसिफिकली हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है जो दिन में काटता है, इसमें ज़्यादातर आपको अर्ली मॉर्निंग की लेट आफ्टरनून जैसे शाम का टाइम में भी काटता है इसमें ईडिस मॉस्किटो। तो नहीं, हम इसके साथ अभी जो डिस्कशन चल रहा है इसके ऊपर हम एक बोलने चाहता है, जैसे डिफरेंशिएट, हाउ विल डिफरेंशिएट बिटवीन डेंगू और मलेरिया। इसमें बोलने चाहता है, इसमें हम लोग का कंट्री बहुत बड़ा है, इसीलिए हम लोग का देश में एक एक जगह पर एक एक बीमारी ज़्यादा होता है। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट में पहले सोचेगा तो हम पहले सोचेगा फीवर लेके कोई आ रहा है तो हम सोचेगा मलेरिया हो सकता है। अभी दिल्ली में जब सोचेगा तो मलेरिया का बात कम आ जाता है। तो ये नहीं है जो मलेरिया डेंगू जैसे ये बीमारी, जैसे हम बोला है मलेरिया ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में होता है कि उड़ीसा में होता है कि छत्तीसगढ़ में होता है, उसको आइडेंटिफाइड स्टेट्स है। इसके साथ साथ ये भी है जो डेंगू पूरा 36 स्टेट्स जो हम लोग का इधर में है, 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज सभी में डेंगू है। और डेंगू नॉर्थ ईस्ट में भी है। नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल में बहुत ज़्यादा डेंगू हुआ था पिछले साल में, तो उसमें स्पेसिफाइड एरियाज है। तो हम लोग का जगह के हिसाब से सोचना चाहिए। जो ये ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना कि कौन सी बीमारी ज़्यादा नज़र आ रही है, कौन से एरियाज़ में, उसके हिसाब से भी तैयारी और उसकी पहचान पर ध्यान देना होगा, ये हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं। फिलहाल वाराणसी से फोन लाइन पर हमारे साथ जीनत महल जी हैं। आपका स्वागत, सवाल पूछिए। नहीं, बुखार तो पहले बहुत ज्यादा था लेकिन अभी तो कम हो गया है। जी, बुखार कम हो गया है। डॉक्टर गीता, इनको बुखार रहा, अब बुखार कम है तो इन्हें क्या सजेस्ट करेंगी? क्या मैनेजमेंट पे ही ध्यान दें, क्या करना चाहिए इन्हें? मैं ये सजेस्ट करूंगी कि एक तो आप अपना जांच करा लीजिए, NS1 एंटीजन और मलेरिया की जांच। मलेरिया में पेरिफेरल ब्लड स्मीयर और मलेरियल एंटीजन हो जाएगा। और अगर ये डेंगी है, अगर आसपास में केसेस डेंगी के आ रहे हैं तो फिर सस्पिशन हमारी होती है कि ये डेंगी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आसपास में आजकल केसेस किस चीज़ के आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है, अगर डेंगी है तो तीसरे चौथे दिन पे ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ता है, ज़्यादा हमें होशियार रहना पड़ता है, क्योंकि जो डेंगी बुखार है, जो कॉम्प्लिकेशंस या प्लेटलेट कम होते हैं वो 3rd या 4th डे पे होते हैं। तो इन्होंने कहा बुखार उतर रहा है तो शायद कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। यस, जो अगर प्लेटलेट्स का नीचे गिरना है या कोई ब्लीडिंग होना है, इसके चांसेस तीसरे या चौथे दिन बुखार के, जब बुखार कम होना शुरू होता है तब आते हैं। ये फेज़ 36 से 48 घंटे रहती है और ये फेज़ निकल जाने पर अपने आप जो अंदर डेंगी के कारण जो प्रॉब्लम्स प्लेटलेट्स में हुई हैं, ब्लड वेसल्स में हुई हैं, वो अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले जांच करवा लें कि कहीं डेंगू तो नहीं है। डेंगी इज़ द फर्स्ट थिंग, क्योंकि ये डेंगी की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो NS1 एंटीजन करा लीजिए, मलेरिया का टेस्ट करा लीजिए, ये मैं एडवाइस करूँगी। जी, तो आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियों के बारे में। बहुत सी बातें भी बाकी हैं, क्योंकि एक बार किसी को बुखार इस मौसम में आ जाए तो दिन रात फिर जांच होती है कि प्लेटलेट काउंट कितना है। ये सब बातें जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुबह का सही आगाज ताजा खबरों के साथ, सुर्खियों के आईने से
देश विदेश की सही तस्वीर और दिन के हर पहलू पर नजर। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मच्छर से होने वाली बीमारियों से कैसे किया जा सकता है बचाव। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले नीलेश हैं महाराष्ट्र से टेलीफोन लाइन पर। नीलेश जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। हाँ, नमस्कार सर, मैं नमस्कार महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ जी। सर मेरा जनरल सवाल है, ये डिसीज होने के बाद कौन सी जो कॉमन मेडिसिन लेनी पड़ती है, कौन सी डिजीज होने के बाद? मच्छरों के काटने से कई बीमारियां होती हैं, हम आपको बता दें। डिसीज होने के बाद जो कॉमन मेडिसिन लेना चाहिए उससे जल्द ठीक होने की अपने को ये भरोसा हो, वो मेडिसिन का नाम बताइए। आपने अभी तक ये नहीं बताया आप कौन सी बीमारी की बात कर रहे हैं? मच्छर काटने से 4-5 बीमारी कर लेते हैं। चलिए, तो फिर आपकी बात को ही हम आगे बढ़ाते हैं और बात डॉक्टर कंपानी ये अब समझने की हम कोशिश करें कि आपने जांच की बात कही थी, तो अब किसी व्यक्ति को बुखार आया, उसके बाद क्या करें? कितने दिनों तक हमें घर में मैनेज करना है और जांच क्या पहले दिन ही करा लेनी है? क्योंकि इस मौसम में हमारे कई दर्शकों के मेल्स भी आ रहे हैं, H1N1 भी है और चीज़ें भी आ जाती हैं, वायरल और तरह के बुखार भी होते हैं। किसी को भी अगर आज के दौर में अगर बुखार आता है उसे क्या करना है? देखिए, ऐसा है जैसे बुखार आता है, ये टेस्ट आप कराएं नियर बाय डिस्पेंसरी में। दूसरा, आप पैनिक मत करिए। आप बुखार का मेन ट्रीटमेंट पैरासीटामोल है और हाइड्रोथेरेपी है। हाइड्रोथेरेपी से मतलब है कि आप फ्लूइड्स ज़्यादा लीजिए, पानी लीजिए, ORS लीजिए, और पैरासीटामोल के अलावा आप कोई दवाई मत लीजिए, क्योंकि कोई एस्प्रिन मत लीजिए, कोई दूसरे पेन किलर्स जैसे कॉम्बीफ्लैम है वो मत लीजिए, क्योंकि इन एस्प्रिन से, कॉम्बीफ्लैम से ब्लीडिंग होने की टेंडेंसी ज़्यादा है और प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। तो आप सिर्फ पैरासीटामोल लीजिए, हाइड्रोथेरेपी करिए, ORS लीजिए, काफ़ी पानी पीजिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होनी है वो 3rd या 4th डे तक आप ध्यान रखिए कि कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, जैसे कि अगर कोई ब्लीडिंग हो गई है, लाल लाल धब्बे शरीर पे पड़ गए हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, या पेशाब कम आ रहा है, दौरे पड़ रहे हैं, तो उन मरीजों को हम एडमिट करते हैं। वरना आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक मत डालिए, क्योंकि इससे क्या होता है, पेशेंट्स में आमतौर पे देखा जाता है पैनिक बहुत हो जाता है कि बुखार हो गया, मैं मर तो नहीं जाऊंगा। इनिशियली बस आप पैरासीटामोल खाइए। पैरासीटामोल की डोज 500 मिलीग्राम है, हर 4 घंटे में आप रिपीट कर सकते हैं। जो 60-65 kg से ऊपर के मरीज हैं उनके लिए 650 मिलीग्राम की डोज है, इसको हर 4 घंटे में रिपीट किया जा सकता है। बहुत सेफ ड्रग है। पैरासीटामोल के अलावा आप कोई दवाई और मत लीजिए, एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। डॉक्टर्स पे बहुत जोर रहता है कि भाई हमें बुखार है तो डॉक्टर साहब एडमिट कर लीजिए, तो आप ये कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत सबको नहीं होगी। डॉक्टर सिन्हा, अगर डेंजर साइंस की बात करें या फिर ऐसे लोगों की बात करें जिनमें ज़्यादा संभावना होगी कॉम्प्लिकेशंस होने की, प्रेग्नेंट फीमेल्स में अगर डेंगू हो जाता है, या इस तरह का जो दूसरा एज ग्रुप है, बीमार हैं, इम्यूनिटी कम है, ओल्ड एज वाले हैं, उसमें क्या कुछ खास सतर्कता बरतनी चाहिए? मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे नेशनल वेक्टर बाउंड डिजीज प्रोग्राम है, इन्होंने 3 एरियाज में डेंगू को डिवाइड कर रखा है जी। एक सिंपल डेंगू फीवर होता है, एक डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है, एक डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। तो जब पेशेंट को सिंपल फीवर है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी, तो उसमें हमने पैरासीटामोल देना है, ORS देना है, और पेशेंट को कह देना है कि, और ये भी देखना है कि पेशेंट पेशाब कर रहा है ठीक से, उसके ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, तो उसको हमें भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट को बताना है आप घर पर रहें, उसको हाइड्रोथेरेपी करते रहें और अपने डॉक्टर से कांटेक्ट में रहें। दूसरा पेशेंट है, जैसे आपने बताया है, जिसमें प्रेग्नेंट फीमेल है, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, और साथ में डायबिटीज़ है, किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या लिवर की प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट को हमें एडमिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन पेशेंट में वो एक हाई रिस्क फैक्टर है और उसमें डेंगू का कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो उन्हें तुरंत एडमिट करके
और उनको हमें अस्पताल में रखना है। मॉनिटरिंग जरूर है, क्लोज मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा ग्रुप है जैसे डेंगू शॉक सिंड्रोम है, उसमें जो है पेशेंट काफ़ी सीरियस हो जाते हैं, जैसे एकदम से ब्लीडिंग होने लगती है, खून की उल्टियाँ होने लगती हैं, लैट्रिन में ब्लड आने लगता है, रैशेज हो जाते हैं बॉडी में, ब्लड प्रेशर बिल्कुल कम हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है, और किडनी फेलियर हो जाती है, हार्ट फेलियर हो जाता है, लंग में फ्लूइड आ जाता है, उसे हम ARDS कहते हैं। तो इन पेशेंट को जो है ICU में भी भर्ती करना पड़ सकता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पेशेंट को शुरू में ही बताना कि इस तरह के अगर कोई भी सिम्टम्स आते हैं आपको तुरंत हॉस्पिटल आना है, और तुरंत कैजुअलिटी में आकर डॉक्टर उनको देखेगा और उनको तुरंत एडमिट करेगा अगर सीरियस पेशेंट है। अगर सीरियस नहीं है, उनके वाइटल स्टेबल हैं और वो पैरास्टामोल से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो उनको भर्ती करने की जरूरत नहीं है जी। और साथ में मैं फिर कहना चाहूँगा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पैनिक नहीं करना है। डॉक्टर सेन, जो नेशनल प्रोग्राम है इसका पूरे देश भर की बात करें तो जांच की सुविधाएं कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं, और किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है जांच करवानी है तो किस तरीके से और कहाँ जा सकते हैं? अभी जो जांच का बात आ रहा है तब उसके पहले हमको सोचने होगा जैसे ये जो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया का बात कर रहा है जी। मलेरिया में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हम लोग का पास अवेलेबल है। जो डेंगू, चिकनगुनिया एक वायरस बोर्न डिजीज है, इसमें हम लोग का ट्रीटमेंट है, लेकिन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जैसे मलेरिया में है वैसे नहीं है। इसके साथ साथ ये भी हम बोलूँगा जैसे जाँच के लिए सुविधा के बारे में, मलेरिया का जांच गांव-गांव में जो आशास है, जो हम लोग का गांव में रहता है, उसको पास जांच करने का किट रहता है, उसको पास ट्रीटमेंट का भी सुविधा है। लेकिन डेंगू का जो है, डेंगू का एलाइजा मेथड ऑफ डायग्नोस्टिक फैसिलिटी नेटवर्क है पूरा कंट्री में। इसमें हम लोग जैसे 2007-8 में 110 सेंटिनल साइट हॉस्पिटल्स था, अभी पूरा कंट्री में हमको 602 सेंटिनल साइट्स है। इसके साथ साथ हम लोग का 16 एपेक्स रेफरल लैबोरेटरीज है बड़े बड़े जगह में, जो इसको ट्रेनिंग देता है, जो इसको देखता है और की सुविधा देने के ठीक से जांच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके बारे में हम जो बोलेगा, जो इसमें डेंगू का बारे में जब आएगा तब हम लोग पहले 5 दिन के लिए एक किट होता है, और 5 दिन का बाद और एक किट होता है। 5 दिन का बाद जो किट होता है वो हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे से हम लोग IgM किट पूरा कंट्री में इसी जो 602 सेंटिनल सेट्स है उसमें सप्लाई करते हैं हम लोग। और जो पहले को जो 5 दिन का पहले जो किट है इनेस1 एलाइजा मेथड ऑफ टेस्टिंग जो है, इसको हम स्टेट खरीद करता है, उसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ग्रांट देता है इस खरीद करने के लिए। और मलेरिया का जांच बोलेगा तो मलेरिया का जांच अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड है, माइक्रोस्कोपी जो माइक्रोस्कोप के नीचे दिखता है, उसके साथ साथ रैपिड डायग्नोस्टिक किट भी अवेलेबल है। ये अवेलेबिलिटी रैपिड डायग्नोस्टिक किट आशास का पात गांव में मिलता है। तो ये है। और इसके साथ साथ हम लोग का और बीमारी है, जैसे बीमारी है कालाजार, जैसे बीमारी है लिम्फेटिक फाइब्रोसिस, हम लोग बात कर रहे थे जापानीज एन्केफेलाइटिस। कालाजार ऐसे लिमिटेड है 4 स्टेट में, सबसे ज्यादा है बिहार में और जो झारखंड में ज्यादा है। ठीक, डॉक्टर कंपानी, जो किट को लेकर बात हो रही है, डॉक्टर सेन कह रहे हैं कि गांव में ये किट उपलब्ध हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो अब किसी को भी अगर बुखार होगा तो जांच करा लेगा वो, जैसा डॉक्टर सेन कह रहे हैं। तो अब आपसे यहाँ मैं एक बात समझना चाहता हूँ, जो आपने NS1 एंटीजन की बात कही थी कि बुखार आती ही तुरंत जांच कराएं ताकि मलेरिया है या डेंगू है ये कंफर्म हो जाए। डेंगू कंफर्म होते ही, अब सवाल मेरा यहाँ से शुरू होता है, डेंगू कंफर्म होते ही ज़्यादातर लोग प्राइवेट लैब्स में भी टेस्ट कराते हैं, तो क्या प्लेटलेट की जाँच हर रोज़ करानी चाहिए या सुबह शाम करानी चाहिए? जो 3 तरह का डेंगू है, शॉक सिंड्रोम या हेमोरेजिक, वो तो अभी डॉक्टर सिन्हा ने बताया, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो सिर्फ घर पर अपना इलाज करवा रहा है हाइड्रोथेरेपी वगैरह से, उसको क्या एहतियात बरतनी है? देखिए, प्लेटलेट्स का डे 1 पे तो बिल्कुल नहीं कराना चाहिए।
जब आपका कंफर्म हो जाता है कि NS1 एंटीजन पॉजिटिव है, सिर्फ 5% केसेस हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, नहीं तो 95% पेशेंट्स को सिंपल फीवर होता है और पैरासीटामोल और हाइड्रोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं। प्लेटलेट्स जो हैं जो गिरनी शुरू होती हैं वो 3rd या 4th डे पे गिरनी शुरू होती हैं। वैसे किसी भी बुखार में प्लेटलेट कम होंगी, किसी भी तरह के बुखार में? डेंगू में मैं पूछ रहा हूँ, क्या मान लीजिए डेंगू नहीं भी है तब भी किसी भी बुखार में प्लेटलेट तो कम होती हैं? नहीं, हर बुखार में प्लेटलेट्स कम नहीं होती हैं, सिर्फ डेंगू में? डेंगू में कम होती हैं, चिकनगुनिया में प्लेटलेट्स पे कोई असर नहीं होता ठीक है। सो ये जो प्लेटलेट्स हैं ये 3rd या 4th, मलेरिया में भी प्लेटलेट्स कम हो सकती हैं। मलेरिया का एक वैरायटी है फैल्सीपैरम, मलेरिया वाइवैक्स और फैल्सीपैरम, ये मेन 2 टाइप के मलेरिया स्ट्रेन्स हैं। तो फैल्सीपैरम में कॉम्प्लिकेशंस प्लेटलेट्स फॉल होना हो सकता है इन एडिशन। लेकिन आप बोल रहे हैं जैसे NS1 एंटीजन आपका पॉजिटिव आ गया, एक बार NS1 एंटीजन पॉजिटिव है दैट मीन्स डेंगू कंफर्म्ड है, बट इन एडिशन पेशेंट को चिकनगुनिया है कि नहीं ये भी हो सकता है। लेकिन प्लेटलेट्स जो फॉल होंगी वो 3rd 4th डे पे फॉल होंगी और इनको सुबह शाम कराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार प्लेटलेट्स फॉल हो रही हैं 3rd 4th डे पे या ब्लीडिंग हो रही है, फिर प्लेटलेट्स का मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्लेटलेट्स के साथ साथ हम PCV करते हैं, हेमाटोक्रिट जिसको कहते हैं। सो PCV मॉनिटर करना, PCV इंक्रीज हो जाता है क्योंकि जो पैथोलॉजी होती है डेंगू में उसके कारण PCV इंक्रीज हो जाता है। तो हमको डेली प्लेटलेट काउंट मॉनिटर करना है और PCV मॉनिटर करना है जब तक कि प्लेटलेट्स राइजिंग ट्रेंड में ना आ जाएं। सो दिस विल टेक अबाउट 36 to 48 आवर्स। जब तक प्लेटलेट कम होती है घबराहट बढ़ती रहती है, कब घबराएं और कब तक ना घबराएं, जरा बता दें आप। देखिए, अगर तो ब्लीडिंग नहीं हो रही है पेशेंट को और प्लेटलेट्स मोर देन 1 लाख हैं, देयर इज़ नथिंग टू वरी। बट एक बार प्लेटलेट्स 1 लाख से नीचे आनी शुरू हो जाती हैं, NS1 एंटीजन पॉजिटिव है, डेफिनेटली प्लेटलेट्स हैव टू बी मॉनिटर्ड। बट घबराने की बात तब होती है अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है। अगर ब्लीडिंग हो रही है या पेशेंट को कोई और कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जैसे BP फॉल हो रहा है, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, पेशाब नहीं आ रहा है, कोई दौरे पड़ रहे हैं, तो देन पेशेंट को इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। जी, वाराणसी से एक और कॉलर हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, ओम प्रकाश जी। हाँ मैडम, ये कह रहे हैं मलेरिया हो गया मुझे, मैं उसका ट्रीटमेंट कराना और ठीक हो जाएगा तो उसके बाद भी आने का मतलब चांसेस रहता है? मलेरिया का अगर इलाज हो जाए तो? हाँ, तो ठीक हो जाए तो मतलब दोबारा होने की चांसेस रहता है? डॉक्टर संजीव सिन्हा, अगर एक बार मलेरिया हुआ, ट्रीट हो गया, क्या दोबारा हो सकता है? इसमें देखिए 2 तरह के मलेरिया जो हमारे कॉमन है नॉर्थ इंडिया में, एक फैल्सीपेरम मलेरिया होता है, एक वाइवेक्स मलेरिया होता है। दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। अभी जैसे फैल्सीपेरम मलेरिया है तो इसमें में कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं आजकल, उसे एंटी मलेरियल कॉम्बिनेशन थेरेपी कहते हैं, क्योंकि देखा गया है कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनसे रेजिस्टेंस हो गया है, तो हम आजकल कॉम्बिनेशन थेरेपी प्रेफर करते हैं। और एक जो वाइवेक्स मलेरिया होता है इसमें भी हम थेरेपी देते हैं, लेकिन इसके साथ में 15 दिन का और इलाज देना पड़ता है, प्राइमाक्विन एक ड्रग होती है उसको भी देना पड़ता है। तो ये बहुत ही जानने की ज़रूरत है कि पूरा ट्रीटमेंट दिया जाए। जी। कई बार ऐसा होता है लोग 3 से 5 दिन तक का ट्रीटमेंट ले लेते हैं और उसके बाद बंद कर देते हैं और पूरा इलाज नहीं होता है, तो क्या होता है आगे जाके रिलैप्स हो सकता है। ये वाइवेक्स के केस में ज़्यादा होता है, वाइवेक्स टाइप की मलेरिया में ये ज़्यादा होता है। हमारे एक दर्शक हैं, उनके हमें मेल्स आ रहे हैं लगातार, सुषमा जगेतिया और पवन जगेतिया, उन्होंने यही लिखा है जो अभी आप बात कह रहे हैं कि 45-40 दिन में उनको बार बार मलेरिया लौट रहा है। क्या करना चाहिए इनको, जो आप बता रहे हैं? तो ये एक तरह की बीमारी क्रोनिक मलेरिया होता है। इसमें मोस्ट कॉमन कॉज तो यही है कि इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट दिया गया है या इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया है, उनको डायग्नोज प्रॉपर्ली नहीं हुआ है और इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया है। तो इन तरह के मरीजों को भर्ती करना पड़ता है, उनको एडमिट करके पूरा उनका जांच करने के बाद फिर हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। डॉक्टर गीता, आप ये भी ज़रूर बताएं, डेंगू की आप बात कर रही थी कि किन मरीजों में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। यहाँ पर मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया में देखा जाता है कि जॉइंट्स जो है वो ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, दर्द रहेगा, जकड़न रहेगी। अगर उस व्यक्ति को साथ में डेंगू भी हो गया है तो जाहिर तौर पर पेन किलर्स तो आप लोग नहीं देंगे, तो उसमें क्या मैनेजमेंट जो होगा उसमें कुछ फ़र्क रहेगा? देखिए, कॉम्प्लिकेशंस, फर्स्ट आपका सवाल ये था कॉम्प्लिकेशंस किन में हो सकती हैं।
जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, जैसे एक्सट्रीम्स ऑफ एज, जो बहुत छोटे बच्चे हैं या अबव 65 इयर्स के इंडिविजुअल्स हैं, प्रेगनेंसी है, क्रॉनिक डिजीज़ेस या से सफ़र करते हैं जैसे डायबिटीज़, COPD, एस्थमा, या जो हार्ट के दिल के मरीज़ हैं जिनको ऑलरेडी एंटीप्लेटलेट ड्रग्स चल रही हैं, खून पतला करने वाली दवाइयाँ जैसे एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल चल रही हैं, दीज आर हाई रिस्क इंडिविजुअल्स, क्योंकि ये ऑलरेडी एस्प्रिन ले रहे हैं। तो ऐसे में मैं ये कहूँगी पहले आप डेंगू एक्सक्लूड कर लीजिए। जोड़ों में दर्द चिकनगुनिया में बहुत होता है, तो सिर्फ पैरासीटामोल से वो दर्द ठीक नहीं हो सकता है। तो एक बार आपका NS1 एंटीजन नेगेटिव आ जाता है तो आपको श्योर है कि आपको डेंगू नहीं है। तो फिर अगर बुखार चल रहा है, जोड़ों में दर्द बहुत हो रही है, तो फिर आप बाकी दवाइयाँ जैसे पेन किलर्स, जो हम NSAIDs बोलते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इटोरिकॉक्सिब है और पेन किलर्स हैं, ये आप ले सकते हैं। जी, लेकिन अगर डॉक्टर संजीव सिन्हा मान लीजिए चिकनगुनिया है और डेंगू भी है, तो अब क्या करेंगे? हाँ, ये भी देखा गया है, क्योंकि एक ही मच्छर दोनों बीमारी करती हैं। हम लोग ने पिछले साल देखा कि दोनों हैं जी। कुछ मरीजों को ऐसा देखा गया जिसको चिकनगुनिया और डेंगू दोनों है। तो इसमें तो पहले दिन तो NS1 करना ही है अगर वो पॉजिटिव आता है NS1। और जैसे हम लोग ने बताया कि जोड़ों की दर्द ज़्यादा कॉमन होती है हमारे पेशेंट जो होते हैं चिकनगुनिया के, उनमें ये ब्लीडिंग वाले मैनिफेस्टेशन कम होते हैं। तो ऐसे मरीजों को जिनमें दोनों बीमारियां हैं उनको तो भर्ती करने की ज़रूरत है, और उसमें पहले हमने डेंगू को ट्रीट करना है, प्लेटलेट देखते रहना है, हेमेटोक्रिट की जांच करनी है, और उनको पैरासीटामोल और हाइड्रोथेरेपी देना है जी। और जैसे ही ये 5-7 दिन हो जाते हैं तब हमें IgM टेस्ट चिकनगुनिया का करना है। अगर वो भी पॉजिटिव आता है तो फिर उसमें 3 तरह का होता है। एक अक्यूट फेज होता है, एक पोस्ट अक्यूट फेज होता है, एक क्रोनिक फेज होता है। तो अक्यूट फेज में 3 हफ्ते तक जोड़ों में दर्द रहता है, और पोस्ट अक्यूट फेज में 3 हफ्ते से 3 महीने तक दर्द रहता है, और जो क्रोनिक फेज होता है उसमें देखा गया 3 महीने से साल भर तक भी दर्द रहता है जोड़ों में। तो वो हमें फॉलोअप में मरीजों को रखना पड़ता है और उस तरह से हम इलाज करते हैं। और उन पेशेंट को जैसे डॉक्टर ने बताया पेन किलर देना पड़ता है, और इस बहुत ही ज़्यादा सूजन है अगर जोड़ों में तो और दवाएं हैं उनको हम देते हैं, या कभी कभी स्टेरॉइड भी देने की ज़रूरत पड़ सकती है जी। और फिलहाल चंडीगढ़ से प्रतिभा जी हैं टेलीफोन लाइन पर। प्रतिभा जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल, क्या जानना चाहती हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि अगर किसी को डेंगू बुखार हो जाता है और आपने कहा है कि पैरासीटामोल लो, और पैरासीटामोल लेने से बॉडी पे रैशेस हो जाएं, क्या ऐसा कोई वैक्सीन है जो पेशेंट ले सकता है? अच्छा, पहली बात तो ये कि पैरासीटामोल से रैशेस हो जाते हैं जी जी। ये डॉक्टर कंपानी क्या कहना चाहेंगे आप इनको? आई थिंक दिस इज़ अ वेरी रेयर सिनेरियो, और अगर पैरासीटामोल की एलर्जी हो रही है तो डेफिनेटली आप उसको रिपीट नहीं करेंगे। और हाइड्रोथेरेपी जिसको कहते हैं स्पॉन्जिंग, टेपिड स्पॉन्जिंग, टैप वाटर स्पॉन्जिंग, हाँ, ये आप तौलिया पानी में भिगो के पूरे शरीर पे डालिए, एंड ये तौलिया पानी को भी बार बार बदलते रहना चाहिए, तौलिया को बार बार पानी में भिगो के, इससे बुखार उतर सकता है। एंड दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव थेरेपी टू पैरासीटामोल। पट्टी रखने से बुखार उतारें, लेकिन दवा पूरे शरीर पे दवा का क्या करेंगे? अब पैरासीटामोल तो नहीं ले सकते, कोई और विकल्प है इनके पास? नहीं, वैक्सीनेशन का तो कोई रोल नहीं है एक्यूट फेज में। अभी डेंगू वैक्सीन फेज 3 ट्रायल्स में है, इंडिया में आई भी नहीं है। नहीं, वैक्सीन नहीं, हम दवा की बात कर रहे हैं कि अगर ये पैरासीटामोल बुखार है और कोई दवाई नहीं है, और कोई दवाई नहीं है, और कोई दवाई नहीं है इसके अलावा पैरासीटामोल। तो पट्टी रखें, पट्टी रखिए, उसी से बुखार कम होगा, एंड कोई पैनिक मत करिए। तो क्या ऐसे मरीजों को अस्पताल जाना चाहिए फिर? डेफिनेटली हॉस्पिटल। अगर ड्रग एलर्जी हो गई है, रिएक्शन हो गया है, हमें ये भी नहीं मालूम है कि वो पैरासीटामोल की वजह से है और किसी वजह से है। सो हो सकता है मलेरिया की वजह से भी हो रहा है, डेंगू की वजह से रैश हो रहा है। सो डेफिनेटली क्या कोई जांच है जिससे ये पता चल सकता है कि किसी को पैरासीटामोल से एलर्जी है या नहीं है? नहीं, कोई जांच नहीं है। आप डेंगू का टेस्ट करेंगे, तो केस स्पेसिफिक होगा। डॉक्टर सिन्हा, जो वैक्सीन की बात आई थी, कुछ आप इसमें जोड़ना चाहेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल जोड़ना चाहूँगा, और मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल नहीं है, और इस पे कार्य चल रहा है, शोध चल रहा है इंडिया में वैक्सीन लाने के लिए, और कुछ फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल हो रहे हैं इंडिया में वैक्सीन पर। बट
there is a vaccine that is available in certain countries in Asia and certain countries in the South America, and that is a very successful vaccine. उसमें ये देखा गया है ये वैक्सीन जो है हम 0, 6 मंथ और 1 ईयर पर देते हैं, और इस डेंगू वैक्सीन में फॉलोअप में 2 साल और 5 साल के डेटा में ये देखा गया है कि जो है सिम्टम्स कम हो जाते हैं जी। जो साइड इफेक्ट हैं वो कम हो जाते हैं, और जो काफ़ी सीरियस पेशेंट हैं उनमें सीवियरिटी में कम देखी गई। एक्चुअली डेंगू वैक्सीन जो हम लोग का जो इट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग, डाइवर्स, एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक दैट ए वैक्सीन इंडिया में भी आ जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट दैट। लेकिन डॉक्टर सिन्हा जो वैक्सीन का बात कर रहा है ये 18 कंट्रीज़ में अभी लाइसेंस्ड है लिस्ट में, लेकिन अवेलेबल है ओनली, इट हैज़ बीन ऑन ट्रायल इन सर्टेन पार्ट्स इन ब्राज़ील ओनली, पूरा देश में भी नहीं कर रहा है। फिलीपींस में अभी 2 वैक्सीन जो 3 डोज का बात कर रहे थे 2 वैक्सीन है, इसमें ये नहीं है जो बहुत इफेक्टिव है, ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज अभी भी देखना बाकी है। इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट दिस, कंसर्न्ड इन द सेंस जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो एपेक्स कमिटी है इसमें 3 बार इसके बारे में चर्चा हुआ है, अभी 4th टाइम में भी इसके बारे में चर्चा। तो क्या कहें, अभी मंजिल दूर है? तो भी अभी भी बहुत सारा 18 कंट्रीज जो बोला, 18 में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे हैव नॉट इंट्रोड्यूस्ड टिल नाउ। तो इसको देखने का हमको अभी वेट करके देखना होगा कितना इफेक्टिव है। तो कुछ समय लगेगा। डॉक्टर सेन, ये भी आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि एक जो बात आई थी कि डेंगू का जो मच्छर है वो साफ पानी में पनपना है, लोग मच्छरों से बाहर निकलकर तो सावधान रहते हैं, लेकिन अगर मॉस्किटो ब्रीडिंग को कंट्रोल करना है, घर में किस तरह के स्टेप्स हर व्यक्ति को उठाने चाहिए? ये तो जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे जो डेंगू का ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें तो साफ है जो हम लोग का पास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट डेंगू के लिए नहीं है, चिकुनगुनिया के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। तो उसके लिए हम लोग का सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो मॉस्किटो ब्रीडिंग को बंद करना। ब्रीडिंग बंद करने के लिए जैसे साफ पानी का बात आ रहा है, एक घर का अंदर भी होता है, तो इसीलिए ये हम लोग नहीं है जो अपने आप 7 दिन का बाद इसको चेंज कर देना चाहिए पानी को। हम लोग का अपने का सावधान रहना चाहिए। ये नहीं है जो कोई म्यूनिसिपैलिटी व कोई आके हमको घर का अंदर साफ कर देगा, ये भी नहीं है। तो इसके लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एवरीवन को इसमें सजाग रहने होगा। इसके लिए हम लोग का एक गाइडलाइंस था, गाइडलाइंस अभी ये है जो जैसे कम्युनिटी इफेक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बारे में गाइडलाइन है। नेशनल वेक्टर-बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, दिस इज द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम फॉर वेक्टर-बोर्न डिजीजेस। इसमें डेंगू आता है, इसमें चिकुनगुनिया आता है, इसमें मलेरिया आता है, कालाजार, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, जापानीज एन्केफेलाइटिस। तो एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी भागीदारी जरूरी है। डॉक्टर सेन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अनुष्का चौधरी है, मैं ये सवाल पूछ लूँ आपसे क्योंकि समय ज़रा हमारे हाथ से निकल रहा है धीरे धीरे, तो ये जानना चाहता हूँ कि ये पूछ रही हैं जो अभी आप बात कर रहे हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और मच्छरों से हमें बचना है, उनका पूछना ये है कि जब भी ये बीमारी कोई होगी मच्छरों के काटने से, क्या मच्छर में वो इन्फेक्शन होना ज़रूरी है? अगर मच्छर में वो इन्फेक्शन नहीं है, चाहे वो एडीज़ हो या एनोफिलीज़ हो, ये इन्फेक्शन कहाँ से आ रहा है? उसमें इन्फेक्शन मच्छर में गया तभी तो आगे जाएगा। ये मच्छर काटने से ही डेंगू नहीं होगा। इसका बीमारी आता है मच्छर के अंदर, जैसे कोई डेंगू का बीमारी है, कोई आदमी है जिसको डेंगू पॉजिटिव है, उसको काटने से मच्छर का अंदर डेंगू वायरस आ सकता है। अभी वो उसी मच्छर जब काटेगा तब डेंगू हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं कि मच्छरों से जो रोग फैलते हैं उनसे हमें किस तरह से सावधान रहना है, मच्छरों को अपने आसपास नहीं पनपने देना है। कुछ और बातें जानेंगे विशेषज्ञों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। The all-new DD News app, now with exciting new features. Watch DD News live on your mobile phone. Get Twitter messages from DD News, instant breaking news notifications, offline viewing and much more. Get the power of information at your fingertips. Visit the Android Play Store and iOS App Store. Download DD News app now.
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियों के बारे में। और टोटल हेल्थ में ये समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 680 में ड्रग एडिक्शन पर हमारा सवाल था, और सवाल था कि ड्रग्स लेने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। 5 ऑप्शंस आपके पास थे। सही जवाब ऑप्शन ई, हेपेटाइटिस और HIV के संक्रमण का खतरा, मस्तिष्क को क्षति, हृदयघात का खतरा, तालमेल और संतुलन में कमी, ये सभी हो सकते हैं उस व्यक्ति को जो ड्रग एडिक्ट हो या ड्रग्स लेता हो। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि मच्छर के काटने से होने वाले रोगों से बचाव के लिए इनमें से क्या करना उपयोगी है। ऑप्शन ए, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना। ऑप्शन बी, दरवाजों और खिड़कियों में जाली लगवाना। ऑप्शन सी, घर के अंदर, आसपास और छत पर सफाई रखना। ऑप्शन डी, पानी की टंकी को ढक कर रखना और कूलर को हर हफ्ते साफ करना। या फिर ऑप्शन ई, ये सभी। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, DD न्यूज, रूम नंबर 505, टावर B, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@ddnews@gmail.com पर। तो आप भी लिख भेजिए हमें इस पहेली का सही जवाब और शामिल हो जाइए हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में। कौन बने हैं एपिसोड 680 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर सेन से, जिनके सामने मौजूद हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो आपसे मिली हैं। डॉक्टर सेन, इन करेक्ट एंट्रीज में से कौन बने हैं आज के लकी विनर, आप उनका नाम हमारे व्यूअर्स को बताएं। ऋतिक बिश्नोई, हिसार डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा। ऋतिक बिश्नोई को बहुत बधाई। और पहेली को लेकर जो आपका उत्साह है वो कमाल का है। अभी हमने सवाल पूछा ही है और आप में से कुछ लोगों के जवाब भी यहाँ पर आ गए हैं। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर संजीव सिन्हा आपको, बरसात और उसके बाद मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियां बढ़ जाती हैं, क्या ये सच है? जी हाँ, ये सच है। डॉक्टर गीता, डेंगू और चिकनगुनिया क्या एक ही मच्छर के काटने से होते हैं? जी हाँ, ये सेम मच्छर ईडीज मॉस्किटो से काटने से होते हैं। डॉक्टर सेन, क्या हर मच्छर इन्फेक्शन यानी संक्रमण फैला सकता है? नहीं, हर मच्छर इन्फेक्शन फैला नहीं सकता है। इसमें जिस मच्छर में वो वायरस की पैरासाइट है, मलेरिया के लिए पैरासाइट, उसी मच्छर काटने से हो सकता है। इन्हें है जो काटने से ही हो जाएगा, ये भी नहीं है सच। जी डॉक्टर सिन्हा, डेंगू अगर एक बार हो जाए तो फिर दोबारा नहीं होगा? देखिए, इसमें 4 तरह के होते हैं, डेंगू 1, 2, 3, 4। अगर डेंगू 1 आपको हुआ है तो डेंगू 1 दोबारा नहीं होगा, पर डेंगू 2 वैरायटी हो सकता है दोबारा। जी डॉक्टर गीता, डेंगू की पहचान किस जांच से यानी किस टेस्ट से होती है? 2 जांचें मेन है, NS1 एंटीजन और एलाइजा फॉर IgM एंटीबॉडीज। जी, इसकी जांच डॉक्टर सेन कहाँ से करवाई जा सकती है? डेंगू के लिए हम लोग का पूरा कंट्री में 602 सेंटिनल साइट्स है। ये ज़्यादातर में ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही होता है। और दिल्ली में ऐसे सेंटर 33 सेंटर्स है। और मलेरिया के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर में माइक्रोस्कोपी होता है, माइक्रोस्कोप जांच। और गांव में उसको सुविधा अवेलेबल है आशा का पास जांच करने के। डॉक्टर सिन्हा, रैपिड किट से जांच कराना कितना सही है, कितना ऑथेंटिक है? ये डिपेंड करता है कौन सी बीमारी है। अगर मलेरिया है तो बहुत ही ऑथेंटिक है। डेंगू में हम NSM किट से करते हैं, बट रैपिड किट्स का इतना रोल अभी नहीं है। और चिकनगुनिया में जो है हम IgM टेस्ट करते हैं, लेकिन PCR टेस्ट है वो भी हम शुरू के 2-3 दिनों में कर सकते हैं। डॉक्टर गीता, डेंगू की गंभीरता जो होती है वो अक्सर जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं व्यक्ति में बुखार उतरने के बाद ही शुरू होती है। बुखार उतरने के बाद नहीं 3rd 4th डे जब बुखार थोड़ा नीचे आने को शुरू हो जाता है तब कॉम्प्लिकेशंस शुरू होती हैं और तब हमें बहुत होशियार रहना ज़रूरी है। डॉक्टर सेन, डेंगू और मलेरिया के लक्षण जो हैं वो एक ही जैसे होते हैं, यानी तेज बुखार होगा दोनों में? ये सच है, लेकिन इसके साथ साथ मलेरिया क्लासिक होगा तो उसमें जॉइंट पेन जैसे डेंगू में होता है,
कि मांसपेशी में दर्द होता है, कि रैश है, ये सब मलेरिया में उतना नहीं है। जी डॉक्टर संजीव सिन्हा, डेंगू के रोगी में दर्द निवारक या एनएसएड्स दवाएं नहीं देनी चाहिए? हाँ, ये सच है। इसमें हमें पैरासिटामोल देना चाहिए और दर्द निवारक पेन किलर्स नहीं देना चाहिए। डॉक्टर गीता, डेंगू में प्लेटलेट चढ़वाने की जरूरत कब पड़ती है? जब प्लेटलेट चढ़ाने की दो ही इंडिकेशंस हैं, या तो ब्लीडिंग हो रही हो जो सिर्फ फ्लूइड से कंट्रोल, आईवी फ्लूइड से कंट्रोल नहीं हो रही है, या प्लेटलेट काउंट 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर से कम हो रहा है। जी डॉक्टर सेन, क्या डेंगू के रोगियों में पपीते के पत्ते, बकरी का दूध, गिलोय का जूस, इन सब से कुछ लाभ होगा? इसमें हम लोग के पास अभी तक हम लोग के पास उतना एविडेंस नहीं है जिसमें हम बोल सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा रोल इसका है। तो इसका आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इस पे जांच कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला है जो आप इसको जांच करके इसको देखिए, इसका कुछ असर प्लेटलेट काउंट पर कि बीमारी पर हो सकता है, नहीं अभी तक नहीं है। जी डॉक्टर सिन्हा, अभी आखिरी राउंड है, हम चाहेंगे आप अपना संदेश भी, जो भी आप बात कहना चाहें वो इसमें शामिल कर दें। वैक्सीन के बारे में तो आपने हमें बताया, क्या और कोई दवा, कोई ऐसी कोई चीज़ उपलब्ध है? देखिए, ये जो मलेरिया का पूरा ट्रीटमेंट अवेलेबल है और ये एक ट्रीटेबल डिजीज़ है। इसमें टाइम पर मरीज़ को हॉस्पिटल में आके जांच कराकर इसको ट्रीट करना है। डेंगू फीवर भी ट्रीटेबल है, लेकिन कोई अभी हमारे पास एंटीवायरल ड्रग या वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल नहीं है जी। लेकिन इसको हम सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं, पैरासिटामोल की दवाएं देते हैं, हाइड्रोथेरेपी करते हैं और अगर ज़रूरत पड़ता है तो एडमिशन करके पूरा इलाज करते हैं। चिकनगुनिया की बीमारी जो है, इसमें जो है मेनली फर्स्ट 3 डेज में हम कंफर्म कर लेते हैं NS1 से कि ये डेंगू की बीमारी नहीं है और फिर हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। डॉक्टर गीता, आपका संदेश और साथ ही ये भी कि मच्छरों से बचने के लिए कॉइल्स, लिक्विड रेपेलेंट्स, क्रीम्स या ऑयल्स में से क्या सबसे उपयोगी है? मेरा संदेश यही रहेगा दैट फर्स्ट डू प्रिवेंशन। ये देखिए कि आपके घर में वाटर कलेक्शंस, कूलर्स ठीक से साफ़ हो गए हैं, स्प्रेइंग हो रही है, खासकर जो कॉर्नर्स हैं घर में वहाँ मच्छर ब्रीडिंग के बहुत चांसेस होते हैं, तो ये आप करिए। दूसरा, रिपेलेंट्स, जब एपिडेमिक शुरू हो जाए मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाने चाहिए और स्प्रेइंग होनी चाहिए। और एक बार बीमारी आ गई है तो घबराइए मत, बिकॉज 95% बीमारी इज़ जस्ट फीवर, और जैसे कोई और वायरल फीवर होता है उसके लिए पैरासिटामोल लीजिए। सिर्फ 5% केसेस ऐसे हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ सकती है। डॉक्टर सेन, मच्छरों से बचने के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? घर के बाहर फ्यूमिगेशन हो, स्प्रे हो, या घर के अंदर हम मच्छर ना पनपने दें? नहीं, फ्यूमिगेशन का रोल उतना नहीं है। फ्यूमिगेशन वो आउटब्रेक सिचुएशन में हो सकता है, लेकिन इसके साथ हम एक चीज़ बोलने चाहेगा जे कॉम्प्लिकेशन का बारे में कि हॉस्पिटलाइजेशन उतना जरूरी नहीं होता है। प्लेटलेट को भी उतना काउंट बार बार प्लेटलेट के ऊपर ध्यान देना नहीं चाहिए, क्योंकि केस फैटलिटी जो डेथ होता है बहुत कम है। ये 0.2% है पूरा कंट्री में जितना कि डेंगू होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ध्यान देना चाहिए जे हम लोग का कैसे मॉस्किटो ब्रीडिंग कैसे हम लोग रोक सके। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आप सभी का। तो ज़रूरी है कि आप भी सतर्क हो जाएं, बीमारी न हो इसके लिए सावधान रहें, प्रयास करें, घर के अंदर, बाहर, ऑफिसेज में, स्कूल्स में, हर जगह सफाई रखें, जिससे मच्छरों से होने वाली सभी बीमारियों से बचाव हो सके। सबसे खूबसूरत मौसम होता है बरसात का। बरसात में मच्छर भी पनपते हैं, उनसे बचना है। और फिर अनवर शऊर के इस शेर की तरह कि हमको तो अपना बचाव करना ही पड़ेगा, हैं पत्थरों की इज्जत पे तुम्हारी गली में हम, क्या आए थे यहाँ इसी बरसात के लिए। धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।